नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा 11th फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में रिटन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक था फिजिक्स से रिलेटेड, और वो था एरर मतलब त्रुटि। हम एरर और त्रुटि को पढ़ चुके थे। इससे रिलेटेड जो एक वीडियो थी, जो कार्टूनिस्ट वीडियो थी, वो मैं लास्ट क्लासेस में तुम्हें भेज चुका था। इस क्लास से तुम्हें ये पता चल गया होगा कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो कहाँ गलतियाँ आ सकती हैं, एरर कैसे प्रोड्यूस होता है। तो और उससे पहले वाली क्लास में मैंने तुम्हें बताया था एरर होता क्या है, त्रुटि होती क्या है, व्हाट इज़ द एरर। और मैंने बताया था एक मापित मान और एक हकीकत मान जो होता है। मापित मान मतलब हमारे द्वारा जो मापा गया मान है, मेजर्ड वैल्यू जिसे कहते हैं, और एक यथार्थ मान मतलब जो एक्चुअल वैल्यू जो होती है। तो उसके जो अंतर है, उसका जो अंतर, उसे हम त्रुटि या एरर कहते हैं। एरर 3 टाइप्स की होती हैं, जिससे कल कार्टूनिस्ट वीडियो में तुमने सिस्टमैटिक और असिस्टमैटिक एरर्स के बारे में पढ़ा था। सिस्टमैटिक जो मतलब क्रमबद्ध त्रुटियाँ, और दूसरी जो है रैंडम एरर्स की बात की थी तुमने। तो इससे पहले वाली क्लास में मैं तुम्हें सिस्टमैटिक क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में बता चुका था, क्योंकि एरर 3 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर मतलब क्रमबद्ध त्रुटियाँ, क्योंकि मैं त्रुटियों के बारे में इतना कुछ बता चुका था तुम्हें। त्रुटियाँ, अगर हम त्रुटियों की बात करें, त्रुटियाँ, ठीक है, अगर हम त्रुटियों की बात करें, जो त्रुटियाँ होती हैं, त्रुटियाँ जिसे हम क्या कहते हैं, एरर। हम क्या कहते हैं, इन्हें एरर कहते हैं, ठीक है ना। त्रुटियों की अगर बात करें, जो एरर हैं वो 3 तरह की होती हैं। सबसे पहले आती है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आती है, क्रमबद्ध त्रुटि। इसके बाद जो आती है वो आती है हमारे पास आकस्मिक त्रुटि, जिसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटियाँ या त्रुटि कह सकते हैं हम इसे। इसके बाद आती है यादृच्छिक त्रुटियाँ, यादृच्छिक त्रुटियाँ। और जो नंबर 3 है, वो जो त्रुटि होती है, वो त्रुटि होती है हमारे पास स्थूल त्रुटि। वो स्थूल त्रुटि होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास त्रुटियां हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां सिस्टमैटिक एरर, अगर हम इसकी बात करें तो इसको कहते हैं रैंडम एरर, और इसको कहते हैं हम स्थूल त्रुटि, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं त्रुटियों की। तो क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में मैंने बताया था। क्रमबद्ध त्रुटियों में सबसे पहले आती है यंत्रागत त्रुटि। क्या आती है, यंत्रागत त्रुटि, ठीक है। ये यंत्रागत त्रुटि इसमें नंबर 1 फर्स्ट पर है। और इसी में जो आती है वो आती है पर्सनल एरर, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरी जो त्रुटि है वो त्रुटि होती है हमारे पास यंत्रागत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। तीसरे नंबर की त्रुटि है बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। और जो चौथी हमने की थी अपूर्णता, अपूर्णता की त्रुटि, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं पूर्णस्थता की कमी से त्रुटि, या फिर हम कह सकते हैं पूर्णस्थता की कमी से जो त्रुटि होती, इसके बारे में हमने पढ़ा था। त्रुटियां जो कि 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की होती हैं, ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटियां और स्थूल त्रुटि।
क्रम त्रुटियों में हम यंत्रगत त्रुटि, व्यक्तिगत बाह्य कार्यक्रम त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि, अपूर्णता की कमी से त्रुटि हम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो यादृच्छिक त्रुटियां पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, आज जो हम पढ़ेंगे यादृच्छिक त्रुटियां, इसे हम कहते हैं रैंडम एरर। इसे हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर। ठीक है, इसे हम रैंडम एरर कहते हैं, ध्यान देना। तो देखो ये त्रुटि है क्या? यादृच्छिक त्रुटि। इसके बारे में अगर हम बात करें, इस त्रुटि को हम आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं, मतलब सडनली आने वाली त्रुटियां भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। इसे हम आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। इन त्रुटियों का क्या होता है? ये अचानक आने वाली त्रुटियां होती हैं। ये त्रुटियां कैसी होती हैं? ये त्रुटियां जो है अज्ञात कारणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। इनके कारणों का पता नहीं होता कि किस तरीके से आ चुकी है। कभी कभी इनको अनर्गल या अवसरीय त्रुटि भी कहते हैं। ध्यान देना, इनको क्या कहते हैं? इसको हम अनर्गल या फिर हम इसको अवसरीय, एक ही बात है। इसको हम अनर्गल या अवसरीय त्रुटि भी कह देते हैं। मतलब इसको अगर इंग्लिश में कहें तो हम क्या कह सकते हैं? चांस एरर। हम इसे चांस एरर भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये त्रुटियां आती कैसे हैं। जैसे कोई मापन कर रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, इस तो चांस एरर भी कहते हैं। तो क्या होता है, जब कोई मापन करता है व्यक्ति, या हम कहते हैं कोई प्रयोग करता है व्यक्ति, तो ये त्रुटि उस पर निर्भर करती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे नाभिकों के क्षय के कारण, जो नाभिकों का जो क्षय है, हम कह सकते हैं डिके ऑफ न्यूक्ली। देखो नाभिकों के क्षय को मैं पढ़ाऊंगा मॉडर्न फिजिक्स में, क्लास 12th में इसे बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। क्लास 12th में इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है, नाभिकों का क्षय, न्यूक्ली, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन आते हैं, नाभ के विखंडन संलयन भी आते हैं। तो नाभिकों का क्षय होता है। तो रेडियो एक्टिविटी एक सिद्धांत में ये बताया गया है कि नाभिकों का क्षय कब होता है ये किसी को नहीं पता, और कितना होता है ये भी किसी को नहीं पता, लेकिन होता है। अगर हम मैडम क्यूरी की बात करें, रेडियो एक्टिविटी की बात करें, तो यही है। और रेडियो एक्टिव रदरफोर्ड सोडी ने भी इससे रिलेटेड कुछ नियम दिए थे। तो क्या है, एक नाभिकों का क्षय कब होता है, कितना होता है, ये किसी को नहीं पता। ये प्रायिकता आधारित घटना है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड इवेंट्स है ये। तो ये होता है। तो यही है अचानक को होने वाला एरर भी कह सकते हैं। अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें तो ये इसके मेजरमेंट को हम कह सकते हैं नाभिकों का क्षय अचानक हो गया, कितना हो गया हमें नहीं पता, तो इसमें त्रुटि तो है ही। अगर हम इसका मेजरमेंट करेंगे, इसके कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हमें देखना नाभिकों का क्षय कितने समय कितना हुआ या नाभिक कितने बचे, अगर इसका मेजरमेंट कर रहे हैं तो त्रुटियों को साथ में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो नाभिकों के क्षय में होने वाली त्रुटि कैसी है? रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियां हैं। या फिर हम इसका एक और एग्जाम्पल करें, सिक्के का उछाल जो होता है। अब देखो सिक्कों का उछाल है, देखो दो स्थितियां, जब हम सिक्कों को बार बार उछालेंगे तो क्या होगा, कभी हेड आएगा कभी टेल, या फिर हम हिंदी में कह देते हैं चित्त या पट आएगा। तो मतलब 6 बार उछाला, 4 बार हेड आ गया, 2 बार टेल आ गया, या 5 बार हेड आ गया, 1 बार टेल आएगा। लेकिन हम कैलकुलेशन करते हैं या प्रोबेबिलिटी प्रायिकता करते हैं। प्रायिकता की अगर बात करें, ये मैथमेटिक्स में आता है, जब उसमें कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, सीधी सी बात है, तो वहाँ पर भी एरर कैलकुलेट होंगी। कोई सी चीज़ कब आ सकती है, कब अचानक आ जाए, ये हमें नहीं पता। तो सिक्के की उछाल में मापन कर रहा जो भी व्यक्ति है वो हर बार क्या करेगा, अलग अलग पाठ्यांक प्राप्त कर सकता है। तो मतलब प्रत्येक प्रेक्षण की अगर बात करें, प्रत्येक जो निष्कर्ष में वो क्या कुछ त्रुटियां करेगा, और ऐसी त्रुटियां क्या होती हैं, आकस्मिक त्रुटियां कहलाती हैं, अचानक आने वाली त्रुटियां कहलाती हैं, रैंडम एरर होती हैं। अब ये त्रुटियां क्या होती हैं, अनियमित होती हैं। इसमें जो त्रुटियां होती हैं क्या होती हैं, अनियमित त्रुटि। इसमें जो त्रुटियां होती हैं वो अनियमित त्रुटि होती है। ठीक है, क्या होती है, अनियमित त्रुटि होती है। और धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। ध्यान देना, ये धनात्मक व ऋणात्मक दोनों ही हो सकती हैं त्रुटियां।
उदाहरण के लिए अगर हम बात करें स्क्रू गेज के बारे में बात बता दूं, 11th फिजिक्स में प्रैक्टिकल करवाया जाता है स्क्रू गेज। अगर हम किसी तार का गेज नाप रहे हैं, अगर हम किसी तार की मोटाई नाप रहे हैं, या फिर हम व्यास नाप रहे हैं, या फिर हम त्रिज्या नापना चाहते हैं, तो स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। तो 11th फिजिक्स में प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, उसमें तुम्हें बताएंगे, जब ऑफलाइन क्लासेज होंगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उसमें क्या है, हम एक जब स्क्रू गेज जो होता है, इसका मैं डायग्राम तुम्हारे साथ में अटैच कर दूंगा। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर क्या करते हैं, कोई वायर होता है, ठीक है ना। जैसे मैं इसके एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। इस तरीके का कोई वायर होता है, इस तरीके का कोई वायर होता है, और उसमें ये जो स्क्रू गेज है उसको इस तरीके से मतलब क्या करते हैं, इस स्थिति से उसको खींचा जाता है, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। इस तरीके पकड़ के, जैसे सिक्का है, सिक्के की मोटाई मतलब ये रिफिल है, इसकी मोटाई हम ज्ञात कर रहे हैं, तो ये दो, इसको मतलब कसा जाता है, इसको इस तरीके से कसते रहते हैं, और कसने से हमें इसकी मोटाई के बारे में पता चलता है, और इसमें कुछ पाठ्यांक आते हैं, उन पाठ्यांक को हम करके या कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमने किसी तार की मोटाई नापी है, क्या वो बिल्कुल ठीक है? अब देखो क्या है, एक तार है, अगर हम यहाँ से तार को नापेंगे तो कुछ और पाठ्यांक, यहाँ से नापेंगे कुछ और पाठ्यांक, यहाँ से नापेंगे कुछ और पाठ्यांक, और यहाँ से नापेंगे कुछ और पाठ्यांक। इस तरीके से तार के अलग अलग हिस्से पर अगर हम स्क्रू गेज द्वारा मापन करें तो हमें अलग अलग व्यास ज्ञात होता है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट असमान होने के कारण अगर हम अलग अलग स्थानों पर स्क्रू गेज के कसने से जो अंतर आता है उसके कारण एक ही व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग प्रेक्षणों में अलग अलग मान प्राप्त करता है। तो आकस्मिक की बात करें, अचानक आने वाली त्रुटियों की बात करें, तो ये इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं। अब क्या है, इस त्रुटियों को हम दूर तो कर नहीं सकते, लेकिन इस त्रुटि को हम कम कर सकते हैं। तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका माध्य निकालते हैं। जैसे हमने कोई भी पाठ्यांक लिया, A1 ले लिया, मतलब किसी कोई लंबाई माप रहे हैं, या स्क्रू गेज से द्वारा किसी तार की मोटाई नाप रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमने A1 पाठ्यांक लिया, A2 पाठ्यांक लिया, A3 पाठ्यांक लिया, हमने A4 पाठ्यांक भी ले लिया, ऐसे करके हम पाठ्यांक ले रहे हैं। अब A1 पाठ्यांक अलग है, जैसे हम स्क्रू गेज द्वारा एक तार की मोटाई नाप रहे हैं, इसमें आ गया 2 mm, इसमें आ गया 2.1 mm, इसमें आ गया 1.99 mm, इसमें आ गया 1.98 mm। अब ये नहीं पता कौन सा सही है, तो मैंने बताया त्रुटि तो सभी में है, लेकिन हम क्या करते हैं, त्रुटि को कम करने के लिए इसका माध्य निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, माध्य। ए को हम माध्य लिख सकते हैं, AM लिख सकते हैं, A बार लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, माध्य कैसे निकलता है, सभी को जोड़ देते हैं और बटे में 4 से भाग दे देंगे। 5 होते तो 5 से भाग देते, N होते तो N से भाग दे देते, और इस तरीके से हम माध्य निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, यदि कोई भी मापित राशि है उसके n पाठ्यांकों के मान अगर A1, A2, A3, A4, AN हो, अगर n पाठ्यांक की बात करें, अगर n पाठ्यांक हैं और इनके मान है A1, A2, A3 ... AN, मतलब हमने बहुत बार नापा, तो अगर AN है तो मापन की इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इस राशि का शुद्धतम मान अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उनका अंक गणितीय माध्य क्या होगा। हम इन माध्यों की बात करें तो AM या फिर A बार जो होगा वो होगा हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ... प्लस AN बटे में, क्योंकि हमने इसे n बार नापा है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर हम n पाठ्यांक लेते हैं तो त्रुटि भी 1/n गुना कम हो जाती है, ठीक है। यदि प्रेक्षणों की संख्या n गुना बढ़ा दें, ध्यान देना, n गुना बढ़ा दें तो त्रुटि में जो कमी है, अगर ये n गुना बढ़ा दें, मतलब इसके पाठ्यांकों की संख्या अगर हम n गुना बढ़ा दें तो त्रुटि 1/n गुना क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अगर n गुना इसको बढ़ा दें तो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर 100 बार पाठ्यांक लेने पर अगर हम अंक गणितीय माध्य में आकस्मिक त्रुटि x हो तो 200 बार पाठ्यांक लेकर अंक गणितीय माध्य लेने पर आकस्मिक त्रुटि x/2 रह जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से माध्य लेकर हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद आती है स्थूल त्रुटियाँ। इसके बाद क्या आती है, स्थूल त्रुटियाँ आती हैं। अगला जो तीसरा नंबर है
देखो त्रुटियां 3 प्रकार की होती है। क्रमबद्ध त्रुटियों को मैं बहुत डिटेल से करवा चुका हूँ, जो खुद भी 4 तरह की होती है। और अगर मैं अचानक आने वाली त्रुटियां, आकस्मिक त्रुटियां, या फिर मैंने बात अनर्गल त्रुटियां, अवसर त्रुटियां, चांस एरर जो भी है इनको कहते हैं, उसके बारे में मैं बता चुका हूँ। तीसरे नंबर की जो त्रुटि होती है वो होती है स्थूल त्रुटियाँ। क्या होती हैं? स्थूल त्रुटियाँ। इसे कहते हैं ग्रोस एरर। क्या कहते हैं? ग्रोस एरर। इसे ग्रोस एरर कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये त्रुटियां क्या है। ग्रोस एरर ये होती है परीक्षक की असावधानी के कारण। अब परीक्षक की असावधानी के कारण हम लिख सकते हैं, जैसे परीक्षक की असावधानी के कारण, परीक्षक की असावधानी के कारण ये हो सकती है। तो परीक्षक मतलब कोई भी प्रयोग करने वाला है, अगर वो असावधानी से अगर कोई मापन करेगा तो उसमें कोई त्रुटि प्रवेश कर जाती है, और यही क्या स्थूल या संपूर्ण त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है? इसे संपूर्ण त्रुटि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संपूर्ण त्रुटि भी कहते हैं। अब देखो ये किन किन कारणों से उत्पन्न होती है। इनके कारण हो सकते हैं मेनली ये परीक्षक की असावधानी के कारण उसके मापन से होती है। जैसे अगर हम बात करें, ये हो सकती है अगर हम जैसे बात करें तो बिना उचित समंजन के यंत्र से पाठ्यांक लें, ठीक है ना। बिना उचित समंजन के यंत्र से अगर हम पाठ्यांक लें तो ऐसा हो, जैसे उचित समंजन का मतलब है अगर हमने प्रॉपर सेट नहीं किया किसी इंस्ट्रूमेंट को। प्रॉपर सेट का मतलब उसे या तो कहीं से वो लूज रह गया है या फिर हमें वो सेट करना ही नहीं आता है, तो उसमें जो एरर आती हैं वो स्थूल त्रुटियां कहलाती हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हमने कोई सावधानी नहीं रखी, या त्रुटियों का जो भी सोर्सेज है या स्रोत है उसका ध्यान न रखते हुए हमने गलत तरीके से परीक्षण लिया, तो हम लिख सकते हैं गलत तरीके से परीक्षण। गलत तरीके से परीक्षण, देखने में भी गलती करते हैं, गलत तरीके से परीक्षण लिया है हमने। ठीक है, त्रुटियों के स्रोतों का ध्यान नहीं रखा है हमने, सावधानियां नहीं बरती हैं तो उसके कारण। या फिर हम कह सकते हैं इसका और क्या कारण हो सकता है, पाठ्यांक को लिखते समय गलत लिख देना, पाठ्यांक को लिखते समय गलती करना, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं गणना करते समय त्रुटि करना, गणना करते समय अगर हम त्रुटि करें तो भी इस तरीके की जो है त्रुटि आ जाती है। तो इस प्रकार त्रुटियां कैसे कम की जा सकती हैं, जब परीक्षक ईमानदारी तथा मानसिक एकाग्रता से ध्यानपूर्वक पाठ्यांक ले। ठीक है, तो ये है। तो हमारे पास 3 तरह की त्रुटियां जो मैंने बता दी है। नेक्स्ट में हम त्रुटियों का संयोजन करेंगे या फिर हम कुछ और तरह की त्रुटियां पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले होगा निरपेक्ष त्रुटियां, आपेक्षिक त्रुटियां, प्रतिशत त्रुटियां, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। पहले तो हम त्रुटियों के बारे में तो कंप्लीट से देख लो। त्रुटियां किसे कहते हैं? मापित और हकीकत जो वैल्यू, उन दोनों का अंतर त्रुटि कहलाती है। 3 तरह की होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां, दूसरी जो होती हैं वो आकस्मिक त्रुटियां जिसे हम रैंडम एरर कह देते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां कह देते हैं, और तीसरी होती है स्थूल त्रुटियां, ग्रोस एरर। ठीक है, जिसमें क्रमबद्ध जो त्रुटियां, सिस्टमैटिक एरर, जिसकी कल मैं कार्टूनिस्ट वीडियो भेज चुका था, वो जो एरर वो भी 4 प्रकार की होती है, यंत्रागत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, और चौथी जो है वो अपूर्णता की स्थिति के कारण जो त्रुटि होती है। इसके अलावा यादृच्छिक त्रुटि और स्थूल त्रुटियां जो मैं आज बता चुका हूं। तो ये त्रुटियों वाला जो भाग है उसे तुम बहुत अच्छे तरीके से करना, और कल जो हमारी जो त्रुटियां आएंगी इनके संयोजन के कारण जो त्रुटि होंगी, या कुछ त्रुटियां जो कैलकुलेशन में जिसे हम यूज करते हैं, जैसे मैंने भी बताया था निरपेक्ष, आपेक्षिक, प्रतिशत, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, उसके बारे में हम कल बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।